will talk about stocks and we will do stock valuation. Stock में basically we have two categories. We have a preferred stock and then we have a common stock. Okay. Preferred stock. नाम पहले भी आपने सुना होगा आपको. You must have some idea what is preferred stock. So what is preferred stock? Some preference over the common stock. Preference over the common stock. अच्छा, अब ये preference कहाँ से आती है? देखें, ये preference normally आती है at the time of dividend declaration and at the time of liquidation. ठीक है? ये दो जगहों पे ये preference इसको मिलेगी. तो preferred stock का और इसका normally जो dividend होता है वो fixed होता है. Normally fixed होता है. ठीक है? Fixed होगा एक specific percentage होगा. So preferred stock is a type of stock that promises are usually fixed होता है. But at the discretion of the board of directors. लेकिन board of directors decide करेंगे कि वो fix होगा कि नहीं. लेकिन normally हम लोग कहते हैं ये fixed ही होता है. Okay? So preferred stock अब इसकी जो preference है हमने थोड़ी देर पहले बात की. इसकी preference किस चीज के ऊपर है? Has preference over common stock उसके ऊपर preferred है. लेकिन किस cases में? In the payment of dividends हमने कहा dividend इसको पहले मिला करेगा, उसको बाद में मिलेगा, इसका fixed होगा normally और उनका जो है वो discretion of management होगा, ज्यादा भी कर देंगे जब profit ज्यादा होगा, otherwise कम ही होगा. Okay. And claim on asset. So claim on asset at the time of liquidation they have a higher claim. So first they would be paid and then the common stockholders will be paid. Got the idea? Yes. Clear up there? Okay, good. So now let's value preferred stock. अब इस preferred stock को value करते हैं कि इसकी value क्या होनी चाहिए. Remember हमने कहा था ना कि valuation का जो concept है वो ये होता है कि value क्या होनी चाहिए or to be. So preferred stock आपको क्या क्या पैसे देगा? अगर आप एक preferred stock को लेते हैं खरीदते हैं तो आप उसकी पूरी लाइफ में क्या क्या पैसे डिविडेंड और जब उसको हम वापस दोबारा सेल करेंगे और जब हम उसको दोबारा सेल करेंगे तो उसकी मार्केट प्राइस जो भी उसका मार्केट प्राइस है. तो ये जो उसकी जो मार्केट प्राइस है ठीक वो हम लोग कहते हैं कि वो थोड़ी मुश्किल है कैलकुलेशन करना क्योंकि बिकॉज इट विल डिपेंड when we sell the share and at that time what the market is offering और फिर उसके मुताबिक जो मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो उसका प्राइस है उसके मुताबिक वो बिकता है शेयर कोई भी. तो हम कहते हैं कि ये इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी एंड देन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेफर्ड शेयर तो और भी रिमोट पॉसिबिलिटी. ठीक है. ओके. सो द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता ये मैच्योर कब होगा तो मैच्योर तो इन्फिनिटी में होगा तो ये भी नहीं देख सकता इसको भी साइड पे कर दें. फिर मैं कहता हूँ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड्स. ओके. डिविडेंड्स फिक्स है. एक तो ये काम आसान हो गया कि इसको मुझे एक फिक्स परसेंटेज मिल जाएगा. सही है. उसको मैं कह देता हूँ कि मुझे इसका डिविडेंड फिक्स परसेंटेज मिलेगा. लेकिन कब तक मिलेगा? बॉन्ड में तो आसान था ना कि कूपन मिलता है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलता है. 3 साल का बॉन्ड है 3 साल तक मिलेगा. 5 साल का बॉन्ड है 5 साल तक मिलेगा. आखिर में मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाएगी. इसकी तो कोई मैच्योरिटी नहीं आ रही प्रेफर्ड स्टॉक प्लस इसका डिविडेंड मुझे नहीं पता कब तक मिलेगा बिकॉज इट्स अ बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न सो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कब तक ये जाएगा. तो फिर इन दैट केस दिस इज समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू परपेचुअली. यू रिमेंबर परपेचुअली? ठीक है. और अ परपेचुअल बॉन्ड. तो ये उन दोनों से सिमिलर है. इफ यू रिमेंबर परपेचुअली हमने यहां पे लिखा भी हुआ है कि परपेचुअली इज दिस और perpetual bond is this. ठीक. So if this is what a perpetual bond looks like, the valuation of a perpetual bond. तो अगर मैं स्टॉक को वैल्यू करूंगा तो देखिए perpetual bond में मुझे मिलता था कूपन. यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड. सो डिविडेंड. अब डिविडेंड को डिस्काउंट करता हूँ. इसको मैं डिस्काउंट करता तो मैं कहता था कि KD which is the cost of debt. ठीक है. तो मुझे मिलता था डिस्काउंट रेट. अब यहाँ पर मैं इसको बोला करूंगा KP प्रेफर्ड स्टॉक का कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है. और डिस्काउंट रेट. सही है. क्लियर हो गया? Yes. So this is very simple. इंतहाई सिंपल. Okay, let's do a question on this one. Stock PS is an 8% 100 par value issue outstanding. इसका क्या मतलब? 8% डिविडेंड. 8% डिविडेंड मिलता है. $8 100 उसकी par value है. ठीक है. अब ये आप लोग याद रखें कि बॉन्ड का हमने क्या कहा था कि बॉन्ड की par value कितनी है? 1000. शेयर की par value कितनी है? 100. So you need to remember this thing. Okay. अगर मैं कभी नहीं भी लिखा हुआ कहीं पे क्वेश्चन के अंदर so you should know this. ठीक है. Clear? Yes. Okay. So 100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. उसने आपको डिस्काउंट रेट बता दिया गया 10%. What is the value of the preferred stock? Find out the value. हमने पढ़ा था इसका बहुत ही सिंपल किस्म का इसका फॉर्मूला था dividend divided by the discount rate. हाँ. तो dividend इसका कितना है?
8% of what? 100 Of 100, which is the face value or the par value, ठीक है? वो कितना हो गया? 8 हो गया. So simply 8 divided by the discount rate, which is 10%. So this will give you the value of this preferred stock, which is 8. आसान था? Yes. Okay, let's move on. Now let's talk about common stock. अब common stock में क्या होता है? Common stock में थोड़ा सा मसला है. Common stock तो बहुत normally trade हो रहे होते हैं और हर वक्त ट्रेड होते हैं मार्केट में, तो इसका बहुत आसान है कि आप इसकी मार्केट प्राइस एक बहुत आराम तरीके से पता चल सकती है. लेकिन फिर वही मसला है कि जिस वक्त मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और मैं इसको जब बेचने का इरादा होगा उस वक्त इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, तो वो एक और मसला, तो इस वजह से मैं इसको साइड कर दूंगा. ठीक है. सो वंस अगेन आई से, और चूंकि वो उसकी वैल्यूएशन में बहुत छोटा फैक्टर होता है ये मार्केट प्राइस का, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इसको साइड पे कर दें. The main thing which I am getting out of it is dividend. So let's concentrate on dividends. मैं dividend को concentrate करता हूँ. Okay. Common stock होता क्या है? Common stock once again it shows the ownership in the firm. Yes. ठीक है? Over the assets of the firm. यही होता है ना? ठीक? Yes. लेकिन इससे पहले आपसे पहले अगर आप common stock holder हैं तो आपसे पहले preferred stock. और उससे पहले owner ये board of directors. creditors को, जितने भी जो भी creditors. So common stock represents a residual ownership. So that's why it is called as a residual ownership. Residue क्या होता था? याद? Chemistry. Residue. जो remaining जो Remaining जो आखिर में रहेगा. तो ये भी वो लोग हैं जो आखिर में रह जाएगा, वो आपको मिलेगा. ठीक है? पहले मिलेगा creditors को, हम assets बेचेंगे, creditor को देंगे, उसके बाद हम preferred stock को देंगे, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे. So this is represents a residual ownership position in the corporation. ठीक? और ये जो आपकी ownership है, this is pro rata basis. यानी अगर आपके पास 5 शेयर है, इसके पास 10 शेयर है, उसके पास 20 है, उसके पास 1 है, उसके पास 2 है, उसके पास 3 है, तो ये टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स बन गए लेट्स से 1000. अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू बनती है 1000. तो 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो आपका रेट बन रहा होगा. ठीक है. फिर अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको मिल जाएंगे 5 रुपए, आपके पास 10 शेयर आपको मिल जाएंगे 10 रुपए. सो दिस इज द प्रो राटा शेयर ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म इफ एनी रिमेन. ठीक है. सो व्हाटएवर यू आर अर्निंग, वो सारी की सारी जो भी आपकी अर्निंग्स है फ्यूचर अर्निंग्स, उसमें से जितनी भी ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म एंड लायबिलिटीज वो हटा के व्हाटएवर इज रिमेनिंग, उसमें जो प्रो राटा शेयर आपका बनेगा वो ये कॉमन स्टॉक. सही है? सही है? Yes. क्लियर? इनका भी डिविडेंड होता है, इनका डिविडेंड होता है व्हिच इज नॉट फिक्स्ड. ठीक? एंड मे बी पेड आउट ऑफ द प्रो राटा शेयर ऑफ अर्निंग्स. जो भी मैं अर्न करता हूं, जो भी प्रॉफिट करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से कभी आपको दे देते हैं, कभी नहीं. ठीक है. यूजुअली देते हैं क्योंकि बिकॉज देन इट अफेक्ट्स द शेयर प्राइस और फिर बहुत सारी कंसीडरेशन. लेकिन अब आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हर साल प्लस अर्निंग्स अगर ज्यादा होती हैं तो फिर आपका डिविडेंड ज्यादा होता है, अगर अर्निंग्स कम होती हैं तो डिविडेंड कम होता है. टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आप ज्यादा देर तक डिविडेंड नहीं रोक सकते. ठीक है. आप 2-3 साल तक डिविडेंड नहीं रोक सकते. आप 1 साल स्किप करते हैं, बीच में 2 साल करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ. बस इसके बाद अगर आप करेंगे आपको डिलिस्ट कर देते हैं. ठीक. तो आपको डिविडेंड्स देने पड़ेंगे. अगर आप लिस्टेड हैं तो फिर आप नहीं रोकेंगे डिविडेंड्स, तकरीबन हर साल देने पड़ेंगे. और अच्छे डिविडेंड्स भी देने पड़ेंगे ताकि लोग आपके शेयर्स को बाय करें, उनकी प्राइसेस ज़्यादा हों. और फिर वो जो हम लोगों ने बात की थी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट भी वहाँ है. ठीक. वो डिविडेंड पॉलिसी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने मिनट में, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी. गॉट द आइडिया सो फार? ओके. अब जाते हैं. अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने कहा कि डिविडेंड इसको मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, हो भी सकता है कभी ना मिले, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा. तो अगर अब इसको वैल्यू करना है इस शेयर को, तो कैसे वैल्यू करें? इसका डिविडेंड तो फिक्स नहीं है. प्रेफर्ड स्टॉक में तो आपने कहा फिक्स डिविडेंड है, तो बस डिविडेंड लेके डिवाइड बाय के भी करते हैं. परपेचुइटी करते हैं. परपेचुइटी में आर होता है, आर फिक्स होता है, सेम होता है. ठीक है. तो अगर अब मैं कॉमन स्टॉक को वैल्यू करूं, तो कॉमन स्टॉक को मैं कैसे वैल्यू करूंगा? मैं ये फ्यूचर के डिविडेंड्स को कैसे दे दूंगा? मसला बन जाएगा ना. पास्ट पीरियड की अर्निंग्स. लेकिन
पीरियड तो जब खत्म होगा तो अर्निंग्स पता चलेगी, उससे पहले अर्निंग्स कैसे पता चलेगी? प्रीवियस पीरियड क्या? तो प्रीवियस तो पिछला था। वैल्यूएशन जो मैं करता हूं, मैं तो फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करता हूं, अहमद, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करता हूं। तो फ्यूचर कैश फ्लो कैसे पता चलेगा? अर्निंग्स भी पता नहीं, अर्निंग्स पता हो तो मैं डिविडेंड बता दूं, डिविडेंड्स कैसे डिसाइड करूं, ठीक है? सो व्हाट कैश फ्लोज विल अ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक? आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं अगर आप कॉमन स्टॉक होल्डर हैं? फ्यूचर डिविडेंड्स, दिस इज व्हाट यू गेट, एंड यू गेट द फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स, ठीक है? जिस तरह हमने ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये दो चीजें आपको मिलती हैं, आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं और आपको वो पैसे भी मिलते हैं। अब ये डिविडेंड्स क्या होते हैं, ये एक मसला है जो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसको वैसे ही हम बनाने की कोशिश करें कि इसका वैसे वैल्यूएशन मॉडल जरा बनाएं, तो इसका वैल्यूएशन मॉडल इस तरह बन सकता है कि डिविडेंड को डिस्काउंट कर दें, जो अगले पहले साल डिविडेंड मिलेगा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब यहां पर हम इसको जो डिस्काउंट फैक्टर जो है, जो डिस्काउंट रेट है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज KP which is our preferred share, we will call it as KE which is the cost of equity, ठीक है? अब ये cost of equity बन गई, ठीक? इससे पहले cost of debt थी KD, जब बॉन्ड की बात कर रहा था, फिर जब प्रेफर्ड स्टॉक पे आया तो KP कर दिया उसको, अभी जब इक्विटी पे आ गया हो तो इसको KE कर दिया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और चीज बताई कि इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? अभी ऐसे ऐसे और भी टर्म्स हम लोग सीखेंगे। सो दिस इज द इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, कि आप लोग कितना रिटर्न चाहते हैं, और इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको थोड़ी देर पहले दे चुका हूं, ठीक है? ओके, सो वी नीड टू डिस्काउंट द डिविडेंड्स, बट द प्रॉब्लम इज डिविडेंड विल नॉट बी कांस्टेंट। डिविडेंड नॉर्मली कांस्टेंट नहीं होता, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी आप अर्निंग ज्यादा करेंगे, कभी अर्निंग्स कम करेंगे। तो फिर करें क्या यार? फिर ये मॉडल तो मैंने लिख दिया कि पहले डिविडेंड को डिस्काउंट करें, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इंफिनिटी तक ले जाएं, इंफिनिटी तक ले जाएं डिविडेंड्स को, ठीक है? और इन सबको ऐड कर दें और ये आपके पास आ जाएगा वैल्यूएशन। लेकिन इंफिनिटी तक कितना डिविडेंड मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, तो फिर क्या करें? एवरेज लेते हैं। लेकिन किसकी एवरेज लूं? एवरेज कितना डिविडेंड मिलेगा मुझे क्या पता? 1 रुपए मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा मुझे नहीं पता। आपको क्या पता? पिछले साल 1 रुपए मिला था, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ 1 रुपए मिला, लेकिन यार हालात तो अभी बहुत खराब हो गए हैं, अभी तो बिजनेस बहुत डाउन है, तो क्या 1 रुपए मिल सकेगा? क्या पता है बिल आगे अच्छे हो जाए हालात तो 1 से हो सकता है 2 रुपए हो जाए, यू डू नॉट नो, ठीक है? सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस। सो देन व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? देन वी कम अप विद सम assumptions। हम कहते हैं कुछ assumptions लेते हैं, उसकी बेस पे करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन तो फाइंड आउट करनी है ना, वैल्यूएशन तो करनी है, तो कोई assumption लेते हैं। अब ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, डिविडेंड को डिस्काउंट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स भी बोलते हैं, इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM भी बोलते हैं, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि डिविडेंड के साथ साथ मुझे प्राइस भी वापस मिलेगी अगर मैं बेचूंगा तो, ठीक है? तो अगर मैं प्राइस को इंक्लूड कर दूं इस मॉडल के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन, ठीक है? एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच आई डू नॉट नो, मैं किस साल में बेचूं? अगर आपको पता है इंटेंशन कि आपने इस साल में इसको बेचना है, तो फिर उस साल का प्राइस उस वक्त क्या होगा, ये एक और assumption आपको करनी पड़ेगी, और आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। तो अब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करते हैं, लेट्स कम अप विद assumptions। लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें कि डिविडेंड्स क्या होगा? फिक्स्ड हो। मैक्सिमम मुझे डिविडेंड कब तक पता चल सकता है? लाइफ ऑफ द कंपनी। लाइफ ऑफ द कंपनी का डिविडेंड आपको पता है कितना होगा? नहीं पता। तो फिर कौन सी वो चीज है जो आपको डिविडेंड पता है? कौन सा डिविडेंड आपको पता है? पास्ट में जो दिया था ना, वो आपको पता है। और लेट्स से अगर आज के दिन कोई डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो आपको पता है, बस जो भी आखिरी डिविडेंड है वो आपको पता है। बिल्कुल जो आखिरी डिविडेंड है वो सबसे अच्छा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हम कहते हैं। मतलब ज्यादा पीछे 5 साल पुराने क्यों देखिए, बिल्कुल पिछला साल देखिए, या अभी देखें, अभी जो मिला हो बिल्कुल अभी वो वाला डिविडेंड। तो अगर कोई डिविडेंड अभी मिला है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज ईयर जीरो प्रेजेंट। तो यह हमें जो डिविडेंड मिला है इसको डी नॉट बोलते हैं, और हम कहेंगे ये डिविडेंड स्टार्टिंग पॉइंट ले सकता हूं, इस डिविडेंड से स्टार्टिंग पॉइंट। फिर अज्यूम क्या करूं कि अगले साल डिविडेंड कितना होगा?
या तो कांस्टेंट होगा या ज्यादा हो जाएगा। या कांस्टेंट होगा या ज्यादा होगा। तो अब ये मैं assumptions लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि let's assume and let's say no कांस्टेंट रहेगा, यानी जो डिविडेंड यहाँ पे मिला वही डिविडेंड यहाँ भी मिलेगा, वही डिविडेंड यहाँ पर भी मिलेगा, वही डिविडेंड यहाँ, पूरी लाइफ में डिविडेंड वुड बी सेम। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, लेकिन चले अज्यूम कर रहा हूँ ना, बस अज्यूम कर दिया मैंने, बस ठीक है, ये डिविडेंड मॉडल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज नो ग्रोथ। बस एक मॉडल मैंने बना दिया कि डिविडेंड वुड रिमेन सेम कांस्टेंट, नो ग्रोथ, डिविडेंड के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा हो गया। फिर एक और assumption, फिर मैं कहता हूं कि यार हर साल एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ये डिविडेंड ज्यादा होगा। अब वंस अगेन क्या है पॉसिबल? तो फिर ये तो होते होते वो 100 साल बाद तो वो डिविडेंड जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा। अगर हर साल 1% भी ग्रो करूं एक तो अगर 200 साल लंबी चलेगी, इट्स फॉरएवर ना, इट्स फॉरएवर। 1000 साल बाद क्या हो जाएगा पता नहीं, 1000 साल बाद एग्जिस्ट भी करेगा कहीं, बट theoretically it's मतलब I need to make some assumption. So another assumption is constant growth. ये हो गए दो assumptions, दो मॉडल। थर्ड मॉडल is called as growth phases. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लेकिन once again इसमें भी आपको तो पता नहीं है कि अगले 5 सालों में क्या होगा, फिर उससे अगले 5 सालों में क्या होगा। इसमें हम लोग assume करते हैं कि कुछ साल तक एक चीज होगी 3% ग्रोथ, उससे अगले साल, उससे अगले 5 साल 2%, उससे अगले 10 साल 1%। बस आप फेजेस बना दें, आप फेजेस बना दें और आप उनकी जो ग्रोथ है अलग अलग कर दें। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेजेस। सो दीज आर दी 3 मॉडल्स व्हिच विल बी डूइंग इंशाल्लाह टुडे, और वी विल बी डन विद स्टॉक वैल्यूएशन। सर ये assumption नहीं है कि ग्रोथ कम होती जाएगी। 50 से 40 से 30 that also possible। वो सकता है आप अपनी थ्योरी बना दें कि ग्रोथ कम होगी, सही है ना? मतलब इन कंट्री लाइक पाकिस्तान दैट वुड बी वेल थ्योरी, आई डोंट नो, शायद हो सकता है। लेकिन फिर देखें ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम होगी, डिविडेंड कम होगा, तो क्या ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप उसका नहीं करना चाहेंगे। तो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो देखते हैं कि हाँ यार बस सबसे खराब ये है कि बस नो ग्रोथ, इतना तो मिलेगा, ठीक है। या फिर लोग कहते हैं चलो यार अगर ग्रोथ हुआ तो कांस्टेंट ग्रोथ, फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान के हालात हैं, अगले 5 साल अच्छा नहीं होगा, उसके बाद अच्छा हो जाएगा, तो वो कहते हैं चलें पहले 5 साल 1% ग्रोथ, अगले 5 साल फिर 2% ग्रोथ, व्हाटएवर, ठीक सही है। आइडियाज सारे क्लियर? स्टार्ट करें इनको, ठीक है। इन सबको स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूएशन देखते हैं, उसके बाद की क्वेश्चन करते हैं, एंड देन इंशाल्लाह वी विल बी डन विद दिस स्टॉक वैल्यूएशन। So let's do the easy one first. पहले आसान वाला करते हैं। इसमें आपको सबसे आसान कौन सा लग रहा है? Constant ग्रोथ? no growth, no growth. नो ग्रोथ। देखिए नो ग्रोथ सबसे आसान है, कोई ग्रोथ ही नहीं। तो जो आज डिविडेंड है वो अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा। अब जरा देखिए ये क्या चीज बनती है? फिक्स्ड डिविडेंड। फिक्स्ड डिविडेंड, NVT type. एन्युटी टाइप, ठीक है। और क्या पढ़ा था इस तरह की चीजें? प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक, और एक और चीज भी इस तरह का पढ़ा था। एक और चीज कूपन। अच्छा परपेचुइटी और फ्यूचर वैल्यू। एक तो सही होगा। एक और कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड है इस तरह का? परपेचुअल बॉन्ड। लेकिन अब ये जो नो ग्रोथ वाला है ना, ये सेम टू दिस इज द सेम एज वो प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। उसमें भी यही था ना कि डिविडेंड सेम था, तो बस ठीक है, आसान था। ये इज आल्सो परपेचुअली सेम एज परपेचुअली, हम लोग कहते थे R डिवाइड बाय I, ठीक। प्रेफर्ड स्टॉक में क्या बोलते थे? प्रेफर्ड स्टॉक में क्या बोलते थे? डिविडेंड डिवाइड बाय KD। और परपेचुअल बॉन्ड में क्या बोलते थे? I divided by कूपन डिवाइड बाय KD। देखिए सबका फॉर्मूला सेम था, सबका फॉर्मूला सेम था, सिर्फ वो जो रोटेशन थी, टर्म्स डिफरेंट हो गई, सबका फॉर्मूला वाज एक्चुअली सेम। ओके, सो इफ देयर इज नो ग्रोथ, if there is no growth, so that means dividend remains the same. If dividend remains the same, zero growth. If dividend remains the same, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पे सेम डिविडेंड, पहले साल एक डिविडेंड मिलेगा,
उसको आप डिस्काउंट करेंगे 1 plus I raised to power of n, पहले साल है तो raised to power of 1, और I की बजाय हम लोगों ने कहा तो we will call it as cost of equity, ठीक है, cost of equity K, ये हो गया, ये पहला साल है। सेकंड साल जो डिविडेंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे D2, but remember this D2 is The same. the same as D1, the same as D1, same है दोनों, okay, divide by 1 is K raised to power of 2, फिर plus third year, fourth year, fifth year up to infinity। तो हमने क्या कहा था कि इसको अगर हम शॉर्ट करें, so it will come to this same, which is the same as all these, which means for a zero growth model it will be dividend divided by k, simple, ठीक है, सबसे सिंपल था इसलिए इसको सबसे पहले कर लिया ताकि आसान, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, यहां पर अगर मैं d नॉट लिखूं, so would my question be wrong? No, sir. d not Because D1 is equal to D0. equal to d2 लिख दूं, No, कोई मसला सेम d5 लिख दूं, d121 लिख दूं, सेम होगा। कितना लगेगा तो 0 हो गया थोड़ा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है, तो याद रखें d1 डिवाइड बाय ke, लेकिन d आप जो भी करते हैं वो सेम है, ओके, हो गया। Let's do a question and then we will go to the other one. So ZG has an expected growth rate of 0%. Growth rate 0 है, so that means this is a zero growth model. ठीक है, zero growth model. Each year of, once again you can see it says expected growth rate. तो once again आप expectation के ऊपर, estimations के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप estimations के ऊपर जा रहे हैं। Each year of stock just received an annual 3.24 dividend per share. ये क्या चीज़ है? Dividend जो सेम मिल रहा है, जो अभी मिला है, which means dividend at time 0, which is D naught, okay? Formula कहता है D1, तो फिर D1 बराबर है, वो भी बराबर होगा ना, क्योंकि growth rate No, 0 है, ठीक है, तो सेम रहेगा। आगे चले, per share, the appropriate discount rate is 15%, so find out the value of the cost. 21.6. Okay, so 3.24 divided by 15% equals 21.6। आसान? Yes. सबसे आसान। अब नेक्स्ट जो आसान था वो क्या चीज थी? Constant. Constant। So let's go to constant। Sir, जी। ये 21.60 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतने अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्लास व्हाट्स इज नेम? क्लास व्हाट्स इज नेम? ये जो हम लोगों ने ये निकाल दिया 21.6, जो भी इसका आंसर है, वो आंसर हमने निकाला किस चीज का? हमने ये फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है स्टॉक की, इस कॉमन स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। याद रखिए ये कॉमन स्टॉक जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में एक प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, बाइंग रेट सेलिंग रेट होगा, ये वो रेट नहीं है, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या नहीं, एक्चुअल नहीं, हमारे ख्याल से आपके ख्याल से, इन्वेस्टर के ख्याल से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, which is your required rate of return, which consists of रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम। आपसे क्या कहा था कि रिस्क फ्री तो इकोनॉमी के अंदर है, रिस्क प्रीमियम आपका प्रीमियम होता है बेसिकली, ठीक है, कि आप कितने रिटर्न मांगते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ रिस्क, सही है। इसकी भी आगे डिटेल पढ़ेंगे कि इसको भी कैलकुलेशन का एक तरीका है और वो भी ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वंस अगेन इट इज आल्सो गिवन इन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहां तक क्लियर है, तारे क्लियर हो, आइडिया क्लियर हो। अच्छा, फिर अगर लेट्स से आपका कैलकुलेशन आया, आपका आंसर क्या था? 21.6, और आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, वहां पे ये ट्रेड हो रहा होता है 25 रुपए का, तो तारे आप क्या करें? I won't buy. You won't buy, ठीक है, because you think it is More than the expected. so what do you call it? Over Rated. priced, ठीक है, over priced। और अगर ये शेयर आपको मिल रहा हो वहां पे 20 का, फिर खरीदेंगे because you think that this is now underpriced and chances are that the price in the market will go up and you will earn benefit, ठीक है, got the idea? Yes. Okay, ये बातें आगे डिटेल में पढ़ेंगे शायद, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसका फायदा है, कैलकुलेशंस का फायदा है, ठीक है। इन्वेस्टर ये कैलकुलेशन करता है दिमाग में
ताकि वो फिर आगे उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स कर सके। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट ग्रोथ। अब कांस्टेंट ग्रोथ अगर है, सो दैट मींस एवरी ईयर द डिविडेंड विल बी इंक्रीज करेगा सेम रेट सेम रेट से इंक्रीज करेगा। सेम रेट से इंक्रीज करेगा लेकिन सेम रेट से इंक्रीज करेगा, हर साल सेम रेट से इंक्रीज करेगा। ओके, तो अब इसको वैल्यू में कैसे करें यार? अगर एक चीज हर साल चेंज हो रही है, ये तो आसान था ना कि सेम है, लेकिन अगर एक चीज डी नॉट है, अगले साल डी1 बन गई, सेकंड ईयर में डी2 बन गई, थर्ड ईयर में डी3 बन गई, तो फिर क्या करोगे? 1 plus specific rate that's नो सर, पहले वो सिंपल फाइंड करेंगे, उसके बाद रेट, फिर उसके साथ रेट मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट है सर। सिंपल फाइंड, वो तो मैं रेट मल्टीप्लाई करके फाइंड तो कर लूंगा ना। लेट्स से 3.24, हमने ये 3.24 का था ना, यस 3.24 का, और अगर आपको कोई ग्रोथ रेट मिल जाए, देखते हैं ग्रोथ रेट यहाँ पे 15 नहीं वो उसका डिस्काउंट रेट था। ग्रोथ रेट आपको मिल जाए लेट्स से 8%, ठीक है, 8% ग्रोथ रेट आपको मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डिविडेंड वुड बी 8% ज्यादा होगा। 3.24 प्लस 8% ऑफ करेक्ट। 3.4 प्लस 8% जी एमएल 3.4992 3.4992, और ये आपने कैसे किया? 3.24 multiplied by 8% plus 3.2. अच्छा, तो ये आपने किस तरह किया? गौर से देखिए, आपने इस तरह किया कि आपने how did you find D1? What you did was you took D naught and then 1 plus 8 growth rate 8% raised to power of n, ठीक, जरा गौर से देखिएगा। So if I am finding D1, I will take D naught, सबसे पहले वाला 1 plus 8% raised to power of 1, which is equal to 3.499 3.499, which is equal to 3.5. 3.5, 5 सब पे ये आ रहा है। yes अब अगर मैं आपसे कहूँ D10 फाइंड आउट करें, तो इसी तरह आप एक एक करके फाइंड आउट करते रहेंगे। पावर तो वो कर देंगे। पावर चीज E10 equals D naught into 1 plus G raised to power of 10, ठीक है, आसान है। एक और तरीका भी इसका हो सकता है कि मैं D9 की वैल्यू मेरे पास हो, अगर D9 की वैल्यू तो D9 मल्टीप्लाई into 1 plus G raised to power of 1, फिर 1 कर, तो फिर वो 9 से 10 पे आ जाए, ठीक है। Got the idea? So there are two ways you can do it. There are two ways you can do it. सही है? हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। ओके, हो गया, आपके पास आ गया मेरा 3.5। अगला 6.7 6.9 नहीं, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? is a different D10 तो मैंने नहीं कहा, मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट ना। 3.779 3.78 7 8 बस, और फाइंड आउट ना करो, इधर ही रुक जाए। लेकिन ये इस तरह कब तक जाता रहेगा? जब तक हम नहीं देते हैं इंफिनिटी तक ना, ठीक है। अगर एडजस्टेड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करूं तो फिर मुझे पता है मैंने कब बेचना है, 5 साल बाद बेचना है, तो आप 5 साल तक करें, ठीक है। लेकिन फिर आपको एडजस्टेड डिस्काउंट मॉडल में आपको 5 साल के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो डालनी है, ठीक। वंस अगेन उसको भी एक्सपेक्ट करेंगे आप कि कितनी होगी, उसकी भी आप एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन करेंगे, ओके। लेकिन दिस गोस अप टू इंफिनिटी, so then फिर क्या करें? मसला तो फिर वही आ गया जो थोड़ी देर पहले था कि इंफिनिटी तक जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकल एस्टिमेशन से इट विल कम टू दिस व्हिच इज d1, इससे पहले क्या था? d1 डिवाइड बाय ke था। अब क्या है? अब एक ग्रोथ रेट बीच में आ गया है, अब बीच में एक ग्रोथ रेट आ गया, सो नाउ इट इज d1 डिवाइड बाय ke माइनस Got the idea? ये भी आसान था ना, ये भी आसान था। वो थर्ड वाला जब आ गया ना फिर पूछूंगा कि वो कैसा था, अभी वो भी स्टार्ट करते हैं। Okay, let's do a question on this one. Stock CG has an expected growth rate of 8%. Each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share. The appropriate discount rate is 15%. Okay जी, सब same है। Discount rate 15% I find out करें। Discount rate 15% I find out करें। Value of this bond, of this stock, sir. Sir,
ये D1 जो लिखा है डिविडेंड पे एट टाइम तो वो तो D0 है D0 है, यस लेकिन आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? D1 D1 फॉर्मूला से D1 D0 D0 मिला है, लेकिन D0 तो बिल्कुल अभी है ना, ठीक। हमने वैल्यूएशन करनी होती है अगले से ना, आज की तो वैल्यूएशन कोई नहीं है, ठीक है, अगले से वैल्यूएशन है। जो आखिरी डिविडेंड मिला वो ये था 3.24, लेकिन वैल्यूएशन तो करनी है फ्यूचर कैश फ्लोज की, ठीक है। हो गई 3.24 को हम लोगों ने जब 1 पे लेकर आए, इट बिकेम 3.5, so 3.5 divided by KE which is 15% minus 8 which is growth rate, so it will be 15 minus 8 7%, so in simple words it would be 3.5 divided by 3.5 divided by 0.07 which will be equal to 25.36. 25.36। तो अब ये वाला स्टॉक जिसने 3.24 का डिविडेंड दिया है अभी रिसेंटली, ठीक, और अगर ग्रोथ रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं का 8% होगा, ग्रोथ रेट 8% होगा, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरा इन्वेस्टर का वो 15% है, तो ऐसे स्टॉक की वैल्यूएशन इस सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए, सही है। वंस अगेन स्टॉक मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है वो एक अलग स्टोरी, वो डिमांड एंड सप्लाई है, वो उसके मुताबिक चलता है, ठीक है। स्पेकुलेशन पे चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई लोग कर रहे हैं, लेकिन एकदम न्यूज आ गई कि बस पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड, सो पीपल विल सेल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्राई टू फ्ली, भागेंगे, तो वो चीजें बेचेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस गिर जाएगी। फ्रॉड कैसे कोई दावा कंपनी फ्रॉड के लिए ऐसे कर सकता है that they share fake news with their investors and they're trying to make them company would do lots of things. Company would do lots of things. Right? It's wide world out there. They would do lots of things. Speculators हर जगह, ठीक है। मेरा दोस्त है, क्या नाम है? सैफुल्ला, मेरा स्टूडेंट है। मैं सैफुल्ला से कहता हूँ, सैफुल्ला मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं कहता हूँ सैफुल्ला यार हम बहुत बड़ी डील करने वाले हैं और बस यार बड़े पैसे आ जाएंगे और कंपनी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, उस तरह हो जाएगी। सैफुल्ला कहेगा चलो इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। सैफुल्ला एकदम एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करता है। अब जिसने ये स्टॉक लिया है वो कहेंगे यार एकदम इतनी बाइंग शुरू हो गई है स्टॉक की, होगा कुछ, चलो खरीदो, बाय करो। ये नॉर्मली इसी तरह होता है, स्पेकुलेशन इसी तरह होती है। सो पीपल वुड स्टार्ट बाइंग, प्राइस वुड गो अप, ठीक है। फिर सैफुल्ला जो है, मैं सैफुल्ला से कहूँगा यार वो डील तो नहीं हुई, सैफुल्ला कहेगा बेच दो, सैफुल्ला एकदम बेचेगा, सैफुल्ला ने तो पैसे कमा लिए, ठीक है। वो बाकी सारे जो थे वो एक ऐसी एक सिनेरियो होता है। there can be lots of things happening in the stock market, ठीक है। और नॉर्मली when investors, अभी देखिए वो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो हाँ, और ये जो है ये कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है, ये कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास फंड्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये जब बाय करता है तो ये बल्क में बाय करता है, जिसकी बाइंग शो हो रही, दे कैन मेक अ डिफरेंस, दे डोंट, ठीक है। क्लियर है? ये वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आप होता है। ये भी क्लियर हो गया? Yes, sir. ये तो 50 आ रहा है, who said 25.36? 50 आ रहा है 50 कैसा है? तो who said 25.36? किसने कहा? सर एक कैलकुलेट किया ना सर, ये देखिए 25 यार। इधर हमारा भी 25 हो रहा है। जस्ट सर हमारा भी मेरा भी 50 आ रहा है सर, जब सिर्फ 7% कर करते तो फिर 50 आता है। सर मेरा भी 50 आ रहा है सर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यार इट्स सिंपल, 15% minus 8% is what? सर 50 आ रहा है इसी ग्राफ में ऐसे 25 आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको एक स्टेप बताऊं, एक स्टेप करेंगे। 15% is 0.15, 8% is 0.08, so 0.15 minus 0.08, it should be 0.07। अगर डायरेक्ट 7% ले तो वही 0.07, सही है, कोई बीच में मसला नहीं है। D1 is 3.5, D1 is 3.5, so 3.5 divided by 0.07 आप करें,
तो ये 25.36 किसका है? सर अगर 15% माइनस 8% करते हैं तो फिर 25 आता है। क्यों आता है? करके देखे ना 15% माइनस सर, 8% करके। डिवीजन इसके बाद सर इसमें फोन के साथ क्या है सर? फोन के साथ अलग आ रहा है सर। मोबाइल कैलकुलेटर में करो तब भी यही आएगा। इसको ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट में डालो। मेरा 50 आ रहा है सर, फिर मेरा बैंक 50 आ रहा है। पहले 15 माइनस 8 हाँ पहले 15 माइनस 8 पहले ब्रैकेट्स को करना ना। 0.5 डिवाइड बाय 7%। ठीक है, बस आप लोग दिमाग में ये रखेंगे पहले ब्रैकेट्स ऑफ वही बॉटम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, अब मैंने स्टार्ट करना है क्लास। अब मैंने स्टार्ट करना है जीरो ग्रोथ फिगर शो ग्रोथ फेजेस। ठीक है, दैट्स गोना टेक सम टाइम, एटलीस्ट अबाउट 20 to 25 मिनट्स लेगा ये। ठीक, सो लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट। हाँ करना चलो। Okay, let's start. Ji. Welcome back to my channel. Let's start. Okay, so now we are talking about growth phases model. So in growth phases model, we said there would be phase-wise growth. Phase-wise, which means we assume that in the first phase, let's say for the first 3 years. Okay, this is a starting company. So I assume in the first 3 years we will be giving dividend and we will grow at 1%. But okay, then after 3 years, I assume we will become a good company. So I will increase my dividend. Yeah, the investors think that the company will prosper, so they will start giving dividends at 5% for the next 3 years. 3 years, okay, let's call it 3 years. For the next 3 years, then it will be something else. So this is called as growth phases. So in growth phases, there should be at least 2 phases, at least 2, and then it can be more than 2. But remember, if I keep on doing it, there is no limit to it, because it will go up till infinity. तो ये तो नहीं हो सकता कि आप सारा प्लान कर दें, 3 साल में इतना होगा, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, इस तरह आप नहीं कर सकते. So we need to stop somewhere, and wherever you would stop, तो आप कहेंगे इसके बाद it would be, इसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे 1%, यहाँ पे 5%, इसके बाद कांस्टेंट it will be 6%. बस कांस्टेंट 6% जाता है. तो आखिर में आपने कांस्टेंट ग्रोथ वाला बीच में ऐड कर देना. ठीक है, समझ आ गई? बस दिस लो, बस ये. ठीक, क्या क्वेश्चन करें इसकी? ये क्वेश्चन करें. ओके, सो नो, okay, so this is the growth phase model, and it says the growth phase model assumes that dividends for each share will grow at 2 or more different growth rates. मैंने आपको बता दिया. ठीक, at least 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपके केस में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में या टेक्स्ट में. दिस व्हाट इट लुक्स लाइक, क्योंकि अब आपको फेजेस में करना है. सो व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज D0, दिस इज D1, D2, D3. So first you need to find out D1, D2, D3, और उसके बाद क्या करेंगे? इस सबको डिस्काउंट करेंगे. ऐड क्यों करेंगे? तो सबका फाइंड करके उसके बाद ऐड नहीं करेंगे सर. डिस्काउंट करने के बाद फिर ऐड करेंगे. यही मैं बोल ये रहा हूँ. सही है सर के ऐड करके डिस्काउंट करेंगे. नहीं ना, अगर ऐड करके डिस्काउंट किया तो ऐड करके सिर्फ ना वो कौन सी जगह पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, उसको डिस्काउंट जब करूंगा तो डिवाइड बाय 1 प्लस i रेज़ टू पावर ऑफ n. n क्या रखूंगा? देखें इसको जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो इसका रखूंगा D1 डिवाइड बाय 1 प्लस ke रेज़ टू पावर ऑफ 1. इसको डिस्काउंट करूंगा रेज़ टू पावर ऑफ 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3. तो इसलिए पहले ऐड नहीं करना, डिस्काउंट करके फिर यहां पर ऐड करना. अच्छा, अब ये हो गया. अब इसी तरह इसको भी करें, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, और फिर इसको क्या करूंगा? इसको परपेचुइटी में करूंगा तो ये कहां पे पहुंच जाएगा? ये इंफिनिटी तक तो जा रहा है आगे ना, लेकिन जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सो वेयर वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू फॉर व्हिच नॉट 0? प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर का फाइंड करेंगे.
Yeah, D not. Saifullah says 0 and who said, somebody said? D not. D1 Somebody said 6. D1 प्रेजेंट वैल्यू 6 होगी Present value 6. मतलब इसको सम सबको जब सम करते देखें, जब मैं ये कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल स्टार्ट किया मैंने क्या कहा, वो कहां से स्टार्ट हुआ? अभी जो कहां से स्टार्ट हुआ? अभी जो कांस्टेंट ग्रोथ कहां से स्टार्ट हुआ? E0 से इसमें कांस्टेंट ग्रोथ कहां से start हुआ? 0 से 5 से सर Why 0 से 19? 0 से जो स्टार्ट हुआ वो तो 1% ग्रोथ है, वो तो पहला फेज है। फिर ये दूसरा फेज है, Third phase 7 से. वो 7 से स्टार्ट होगा। 6 7 से start, 6 से start। 6 तो इसका मतलब कि यहाँ से आगे दिस इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो अगर मैं इसका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू किस जगह पे है? 6 पर है। यहाँ पर आ गई एक प्रेजेंट वैल्यू इसकी, लेट्स से x, लेकिन आपने ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज कहां तक करनी थी? 0 तक। तो इसको फिर यहाँ से यहाँ पे डिस्काउंट करना, बस ये एक बीच में थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बाकी आसान कि सबको डिस्काउंट करना। गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले। नोट दैट द सेकंड फेज ऑफ द ग्रोथ फेज मॉडल assumes that dividends will grow at a constant rate g. We can rewrite the formulas blah blah blah. Even if you do not write the formula or remember the formula, ठीक है? So you can simply make a timeline and calculate. अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है, so don't remember the formula if you don't know. आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि d naught into 1 plus g1 raised to power of t, मतलब पहले वाला। फिर उसको जब डिस्काउंट करूंगा तो 1 plus t raised to power of t, पहले के लिए 1, फिर दूसरे के लिए it will become 2, this will become 2, तीसरे के लिए 3, ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब दूसरा फेज स्टार्ट हो गया। जब दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तो g has changed, यहाँ पे g1 आप इस्तेमाल करोगे, तो फिर इसमें आप इस्तेमाल करेंगे g2 और उसको इसी तरह एक साथ जितने सालों में डिस्काउंट कर रहे हैं उसको डिस्काउंट करेंगे। पहले कंपाउंड करेंगे टू फाइंड आउट d एंड देन डिस्काउंट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, और फिर आखिर में ये फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको डिस्काउंट करेंगे, ये इसके साथ, ठीक है? ये इसको डिस्काउंट करने के लिए अगर इसका मेरा कुछ आंसर आ गया जैसे x, तो फिर बन जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस k इज पावर ऑफ n, सही है? ये डिस्काउंट हो जाएगा। करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। वी हैव 15 मिनट्स, सो लेट्स मेक श्योर कि 15 मिनट्स में हम इसको खत्म कर दें, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टॉक GP has an expected growth rate of 16% for the first 3 years. So this is your first phase, and 8% thereafter. second phase Second phase And constant growth phase. constant growth. So second phase is the constant growth. So that means in this question you have only two phases two phases. Okay. Each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share. What is this? d0 D0. d0 ठीक है? Just received मतलब D not. The appropriate discount rate is 15%. So this is your k K. ये भी हो गया. What is the value of the common stock under this scenario? So find out the common stock value. Okay, let's start. 3.24 मिला, ठीक? पहले साल. Yes, sir. It will become D1. What will the value of D1? 3.24. उसका growth rate कितना है? 16%. So this growth rate up till 3 years. Let's make a fresh timeline. Let's make a fresh timeline. 0, 1, 2, and how many years? 3 years. So 1, 2, 3. D naught is 3.24. Okay, and this is growing at 16%. Okay, so D1, D naught will become D1, and how will I calculate that? D1 equals d0 D naught, which is divide 3.24. Yes. 1 plus 3, 2, 1 1 plus G 16%. 16% raised to power of 1. This will give me D1. 3.76, sir. 3.76 for D2. इसी सेम को लिखकर raised to power of 2. Okay, G. G class 4.36, sir. 4.36. Now D3 will be 3.24 into 1 plus 16% raised to power of 3. Raised to power 3 आ जाएगा ना? ठीक, okay. Give me the value. Give me the value for D3.
5.06 ये तीन डीज आपके पास आ गए। अब क्या कर रहे हैं इसको? ऐड कर डिस्काउंट कर रहे हैं डिस्काउंट कर रहे हैं। ओके, डिस्काउंट करके उसके बाद ऐड करना है। ओके, लेट्स डिस्काउंट। सो 3.76 को जब डिस्काउंट करूंगा सो इट विल बी 3.76 डिवाइड बाय 1 प्लस 15% which is why डिस्काउंट discount rate 15% raised to power of 1 ये हो गया पहला। second would be 4.36 divided by 1 plus 15% raised to power of 2 and the third one would be 5.06 divided by 1 plus 15% raised to power of 3. Okay, give me the discounted figures. Discounted figures क्या है? 3.27 आ रहा है सर। 3.27 पहले का आ रहा है? Yes sir। Okay, next 3.29. 3.29, next 2.47. G class, last one. 3.32. 7.695. 7.695. So एक चीज कह रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं क्या? 7.7 आ रहा है, 7.70. 7.69 आ रहा है, तो 7.7 round off कर। 3.327 आता है। किस तरह 5.06 है ना। 5.06 है, अगर आप इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। हुसैन एक गलती हुई है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कंपाउंड तो नहीं करे, डिस्काउंट हाँ, तो yes sir। आपने कंपाउंड कर दिया, नीचे कितने divide किया? आपने कंपाउंड कर दिया 3.32. 3.32 32. चेक कर लीजिए 3.32 ओके, ये 3 इयर्स हो गए। सारे फिगर्स चेक कर लेंगे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? या यहीं से चेक कर लेते हैं। y मॉडल ठीक है 3.76 वो तो 3.76 4.36 यस 5.06 ये आ गया d1 d2 d3 डिस्काउंट करके 3.27 यस सर 3.2930 है यस सर 3.32 सही है जी। सो फार सो गुड ओके, ये तो हो गया, ये तीन तो हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट क्या उसने कहा था? इट्स टू 8% कांस्टेंट ग्रोथ था और कांस्टेंट ग्रोथ का रेट क्या था? 8% देयर आफ्टर। ठीक है, तो इसके बाद 4 से 8% देयर आफ्टर। और कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला किसी को याद है? Yes sir. d1 divided by AE minus AE minus G। ठीक है, याद है सबको? Yes, yes. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट d1 D1 And D1 को 6 वाला है, 3 वाला है, 3.32, जी क्लास 5.06, D1 3.27 सर। जी क्लास 4 D1 फॉर्मूला क्या कहता है? D1 d1 divided by a minus g। तो मुझे क्या बताएं d1 5.06 माइनस क्यों 5.06 क्योंकि है? लास्ट ईयर जो है हम लास्ट ईयर का डिस्काउंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर का डिस्काउंट कर रहे हैं। देखें आपके पास ये 3.76 आया था, ये 4.36 आया था, ये 5.06 आया था। अब ये कांस्टेंट ग्रोथ शुरू हो रहा है यहां से ना। So let's make it like this. So this will be year 0. This 4 will actually be year 1. ठीक है? So according to the formula you need to find out the dividend for year 1 which is actually year 4. इसका आपने अब तक डिविडेंड फाइंड आउट किया? नहीं किया? फाइंड आउट करें D4 इक्वल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 5.06 into 1 plus 1 plus 8% करेंगे 16 करेंगे सर। 16 करेंगे कि 8 करेंगे? 8 करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ रेट बता रहा है ग्रोथ रेट में दिया है कि 3 के बाद 16% जो ग्रोथ रेट था सिर्फ Phase one के लिए। पहले फेज के लिए था। दूसरे फेज का ग्रोथ रेट यहाँ पे लिखा है 8%। देखिए आपको बता रहा हूँ, आपको चीजें आएंगी, आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, एन एग्जाम यू विल लूज मार्क्स। आप मार्क्स नहीं मैं क्यों मार्क्स दूंगा? आप 16 की बजाय 8 का 16 की तो मैं क्यों मार्क्स दूंगा?
ओके 1 प्लस 8% और रेज टू पावर क्या करूं? This to power 1 हो जाएगा। 1 क्यों करेंगे ना? रेज टू पावर 3 रेज टू पावर क्यों? One never says, yeah. 1 करेंगे तो सर। First year, sir, so what? 4 करेंगे क्योंकि लास्ट Second आपको बताया phase, x one. लास्ट तक लेके जाएंगे इधर आपने बताया है। तो x तो उसके लिए इसको करेंगे, यहां पे लास्ट तक discounting लेके जाएंगे तो वो क्या चीज होती है? व्हाट डू वी कॉल इट? Discounting. डिस्काउंट am I doing discounting? ये ना Algebra भी कर रहे हैं। 4 करेंगे। बहुत So ज़्यादा raised हो to जाएगा। power of 1 क्योंकि देखिए अब ये नया डायमेंशन है ना तो यहाँ पर एक साथ ठीक है so raised to power of 1 so now what will be this amount 5.5 5.46 5.46 Yes. ठीक है हो गया अब इसको डिस्काउंट करना है ठीक है इसको फिर डिस्काउंट करेंगे जब फुल वैल्यू आ जाएगी पहले इसको फॉर्मूले में पुट करें व्हाट इज द फॉर्मूला D1 divided by K minus G. d किधर गया ये d1 divided by k minus g this is the formula okay so let's put it in this form so now this d1 is actually 5.46 divided by k 50 k 15 था yes sir discount minus g 8% 8%. so give me the value for this one 78 78 अब देखें ऐसा ना हो पहले ये मसला आ जाए 15 minus 8 का पहले 15 minus 7 करेंगे 78 ठीक है और फिर 5.46 divided by 7% करें 78 78 आ रहा है then okay 78 now 78 is the amount for this and this 78 is here what where did it start from 0 so this is the value at this point but I have discounted all these values up to 0 so now I need to take this from this 0 to this 0 so this is actually not 0 this is 3 so I need to take it back to year 0 so how would I discount it 78 divided by 1 plus 15% raised to power of 3 सही है 1 2 3 ठीक है 3 है श्योर सही है ये 3 ही है आपने लिखा था Yes, sir. मैंने तो लिखा 3 है लेकिन है कितना ओके अमाउंट 58 51.2 51.3 ये ले 51.30 अब क्या करें अब क्या करें दोनों डिस्काउंट अब क्या करें अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं एट टाइम 0 5.46 सही है वो भी सही हो गया 5.46 के बाद 78 ये भी सही हो गया 78 के बाद 51.32 ये भी सही हो गया ओके अब क्या करें दोनों को सबको ऐड करें सब को दोनों को किधर ये तो 4 है but they are already discounted. तो they are already discounted but they are for different years they are for different years so these are actually 3 values ठीक है अगर इन सबको आपने पहले से ऐड कर लिया तो फिर एक वैल्यू है लेकिन फिर एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये देन यू कैन से डायरेक्ट these are 2 values ठीक है हां दो पीरियड्स को ऐड कर ठीक और अदरवाइज these are 4 values add them up and you will get the value for this different phases model जी add them up to 61.2 61.20 so this is the value of a common stock which will grow for 3 years okay, at a growth rate of 16% and after that it will grow at 8% constantly forever and in this particular situation the required rate of return or the discount rate is 15% then this should be the value अब जाके देखें कि स्टॉक एक्सचेंज में इसकी क्या वैल्यू है जी ये वो 0 पोजीशन पर डिसाइड करेंगे 61.20 हाँ ये 60 देखें आज का दिन ये है ना यस तो मुझे आज के दिन कोई स्टॉक खरीदना या बेचना होगा तो मैं आज के दिन डिसाइड करूंगा इसकी वैल्यू कितनी है तो मैं आज के दिन डिसाइड करूंगा तो मुझे यहाँ तक लेकर आना है सबको तो वो जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उनको सब यहाँ तक लेकर आऊंगा और फिर आज के दिन ये वैल्यू आ गई अब चेक करूंगा स्टॉक एक्सचेंज में क्या वैल्यू है देन आई कैन
ठीक है? तो ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी देती है सर। ग्रोथ परसेंटेज देखिए एक्सपेक्टेड है, या तो कंपनी दे रही होगी या कोई एनालिस्ट फर्म होगी, वो कहेंगे वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस शेयर विल ग्रो एट दिस स्टेज और व्हाटएवर assumption Sir, how to do या this? खुद एनालाइज कर लें Sir, how how to do this assumption, sir? how to do these assumptions. These assumptions Tariq, analysts would actually do that. Analysts normally do that. They do the valuations. Valuers होते हैं, professional valuers होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है? Otherwise, if you want to do it, उनकी assumptions ज़्यादा अच्छी होंगी, because they would be looking at the past trends, so they would actually know कि कितना आगे जाके grow करेगा. They know about the economy, ठीक? और अगर नहीं आप समझते हैं कि आपको भी ये चीजें पता हैं सब, so you can do the valuation your own self as well. Okay, clear? Yes, sir. So it is 51.32 and then finally the answer is 61.2. Right? Done? Okay. So we are almost done with the class as well. So for the next class we need to do whiteboard. This is your topic for the next. ठीक है?